आप सभी का असीम श्रीवास्तव विकल्प दी ऑप्शन के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे अभ्यर्थियों, अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है जिसको बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछती है, जिसे सवाल आते हैं, वो टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस टॉपिक से बीपीएससी ने 3 बार या उससे भी अधिक बार सवाल पूछा हुआ है और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंग्लिश में हम लोग बोले तो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किया जाए कि जितने भी आयाम से प्रश्न बनते हैं, जितने भी आयाम से ये प्रश्न पूछे गए हैं, वो सब हम कर पाएँ। तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या जानना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न लिख पाएँ। तो पहला कि इस जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसके लाभ कौन कौन से हैं। What are main advantages associated to these projects। तो एडवांटेजेस भी देखेंगे, लाभ। इससे शॉर्ट नोट्स में भी सवाल आ सकता है। हालांकि अब तक जो बीपीएससी ने पूछा वो सब 38 नंबर वाले सवाल पूछे। लाभ को जब हम लोग जान लेंगे तो फिर दूसरा आयाम ये होता है कि इन परियोजनाओं को लेकर या इस परियोजना को लेकर जुड़ी चिंताएं कौन कौन चिंताओं का मतलब हुआ कि क्या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कौन कौन से डिसएडवांटेजेज हैं, नकारात्मक परिणाम कौन कौन से हैं, प्रॉज अगर लाभ है तो कौन सी इसकी हानि इससे जुड़ी हुई है, वही चिंता का विषय है। इसके बाद अगला आयाम होता है कि इस परियोजना का कई बार विरोध होते हुए देखा गया है अपने देश में। तो विरोध का तात्पर्य हुआ आंदोलन। तो इनके विरुद्ध जो आंदोलन होते रहे हैं, इनके विरुद्ध जो आंदोलन है, इनके विरुद्ध आंदोलन का कारण व आंदोलन की प्रासंगिकता ये एक अगला आयाम है कि आखिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के खिलाफ आंदोलन क्यों होते रहे हैं, और अगर ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, विगत वर्षों में हुए हैं, तो क्या वह जायज है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों ये आंदोलन हो रहे हैं और क्या उसको वैध ठहराया जा सकता है इन मूवमेंट्स को। और एक और एंगल होता है कि इन आंदोलनों की आलोचनात्मक व्याख्या कर, इनका क्रिटिसिज्म भी है क्या, कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन, इन आंदोलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इस तरह से अगर हम लाभ हानि, इनके विरुद्ध होने वाले आंदोलनों के कारण, उनकी प्रासंगिकता, और फिर उन आंदोलनों की कोई अगर क्रिटिसिज्म है आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो हम इन आयामों से देखने जा रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। तो यहाँ पर आप लोग देखें, एक मैप मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो जितनी भी भारत में प्रमुख नदियाँ हैं, उन नदियों पर हम लोगों ने बनाया हुआ है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम लोगों ने बनाया हुआ है। जैसे कि कुछ अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को देखें, उदाहरण के लिए आपको दिखाना चाहें, तो यहाँ से ये सतलज नदी, अब ये सतलज नदी है, सतलज
सतलुज भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी। यहाँ पे ये महानदी है, ये महानदी। यहाँ कृष्णा नदी, यहाँ पे कावेरी नदी, कावेरी नदी। कुछ नदियों को दिखा दिए, उस पे आपको मैं यहाँ पे बता भी दूंगा। फिर यहाँ से ये चंबल, चंबल नदी, ठीक है। फिर अब कुछ उदाहरण देख लें इन नदियों पे बड़े बांधों का। तो यहाँ पे जो बांध बना हुआ है सतलज नदी पर, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संपन्नता का प्रतीक है, इसको हम लोग कहते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, नाम सुने भी होंगे, रटा भी होगा आप सबने, भाखड़ा नांगल परियोजना। महानदी पर यहाँ पर जो परियोजना है आपने पढ़ा होगा, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ये सब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। और कर्नाटक में कावेरी नदी में, कर्नाटक में मांड्या जिले में कृष्ण राज सागर बांध। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध। कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कई बांध बने, इसको स्टेनले रिजर्वायर भी बोलते हैं, स्टेनले रिजर्वायर। और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है कोयना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कोयना नदी पर यहाँ पे बना हुआ है शिवाजी सागर बांध। बिहार में भी है, झारखंड पश्चिम बंगाल में भी है दामोदर घाटी परियोजना, जो वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। कभी बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। फिर बिहार में गंडक नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना। तो ये कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो हमारे देश की प्रमुख नदियों पर बनाए गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको विभिन्न आयामों से हमको समझना है, तो मैंने आपको बताया पहला आयाम हमको देखना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ कौन कौन से हैं, एडवांटेजेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लाभ मैं जो यहाँ लिखता हूँ, आप देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो पहला तो लाभ है इनका सिंचाई की सुविधा। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। हर मौसम में, हर फसल ऋतु में खेती करना संभव हो जाता है। फिर बाढ़ पर नियंत्रण करना, या बाढ़ की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसकी भयावहता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, तो बाढ़ नियंत्रण। फिर सूखा नियंत्रण, ड्रॉट, जो सूखे का प्रभाव है उसको भी कम किया जा सकता है, सूखा नियंत्रण। फिर इसका जो अगला लाभ है जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। फिर आजकल जो नई एक प्रवृत्ति विकसित हुई है कि नहरों के ऊपर सोलर प्लेटिंग की जा रही है, उसके भी कई लाभ हैं। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है आजकल, सौर ऊर्जा का उत्पादन। इसके अलावा इसका लाभ कह सकते हैं
पेय जल आपूर्ति, पेय जलापूर्ति, फिर औद्योगिक, उद्योगों को जो जल की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति, औद्योगिक जलापूर्ति, फिर मत्स्य पालन, और सिर्फ मत्स्य पालन ही नहीं अपितु मत्स्य ब्रीडिंग। जब पानी स्थिर होता है ना तो मछलियों का ब्रीडिंग होता है, उसके जीरे अंडे बिकते हैं, जीरे, ताकि फिर लोग उन जीरों को तालाबों में डालकर मत्स्य पालन कर सकें, मछली का उत्पादन कर सकें। तो मत्स्य पालन भी और फिश ब्रीडिंग भी। फिर इसका जो अन्य फायदा है कि जो लंबी चौड़ी नहरें होंगी उनमें नेविगेशन, नौ परिवहन यानी जल परिवहन, भले ही सीमित रूप में ही सही, लेकिन नौ परिवहन की सुविधा बहाल हो सकती है। और फिर इन सब का क्या सम्मिलित प्रभाव होगा कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। इन कामों को करने के लिए परमानेंट जॉब्स क्रिएट होंगे, टेम्पररी जॉब्स भी क्रिएट होंगे, तो रोजगार सृजन। और जिस इलाके में ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनेगी वह क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट होगा, उस संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा। कृषि का विकास होगा तो उद्योग का विकास होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा तो संपूर्ण क्षेत्र का जो है वो विकास होगा। तो इतने सारे लाभ जुड़े हुए हैं एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। तो सवाल, हालांकि मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया, अगर परिभाषा में लिखना हो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते किसको है, तो उसकी परिभाषा आप एक या दो लाइन में लिख सकते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिसमें एक मुख्य नदी या मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर उसमें जल को संचित करके उस जल का इस्तेमाल अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं को ही हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। उदाहरण के लिए आप परिभाषा में लिख सकते हैं, जैसे आज ये हिमाचल प्रदेश है और ये पंजाब है। आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संपन्नता में एक प्रमुख कारण, एक प्रमुख कारक भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो कहने का ये मतलब है कि इन्हीं लाभों को ध्यान में रखकर ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी कि आधुनिक भारत के वास्तव में मंदिर यही है जो विजिबल लाभ है। हमको इतने सारे लाभ हमारे अर्थव्यवस्था को, एक आम आदमी को, पूरे राज्य को, पूरे क्षेत्र को मिल रहा है, इसीलिए उनके अनुसार आधुनिक भारत के मंदिर ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं ही हैं। ये आप उनके पंडित नेहरू के इस उक्ति को आप कोट भी कर सकते हैं, आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, अच्छा प्रभाव आएगा। तो इतने सारे लाभों को ध्यान में रखकर ही इन सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को बनाया गया। इधर चंबल नदी पर चार चार बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध, फिर आपको कोटा बैराज, ये सब जो है जवाहर सागर बांध, ये सब बना हुआ है चंबल नदी पर। तो सवाल है कि ये आप लाभ देख लिए। फिर दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल जो इसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर कौन कौन सी चिंताएं हैं, या आप कह सकते हैं ना कि इनके नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के। ठीक है, तो नकारात्मक पक्ष हम लोग देखते हैं या जुड़ी चिंताएं या नकारात्मक पक्ष। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट। पहली जो बहुत ही प्रमुख चिंता जुड़ी हुई है इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, वो है विस्थापन एवं पुनर्वास
की समस्या, की चिंता, या हाँ आप इसको की समस्या, की समस्या। अब देखिए क्या बात हो गई। तो देखिए ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, एक विशाल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा 70-80 मीटर ऊंचा 2-3 किलोमीटर लंबा बांध बनता है। इसके कारण गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं, जल प्लावित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और इससे लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। जल जंगल जमीन घर सबसे अपने जल जंगल जमीन और अपने घर से बेघर हो जाते हैं। तो फिर उनका विस्थापन तो होता है, तो फिर से उनको बसाने की समस्या आ जाती है, क्योंकि जिस स्टेटस में जो था उसको फिर उसी स्टेटस में या उससे अच्छी स्थिति में बसाना जिम्मेदारी हो जाती है। और अक्सर देखा गया है कि जो भी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हैं हमारे देश के अंदर विगत वर्षों में, ये विस्थापन तो उनका हो गया लेकिन पुनर्वास में लिपापोती कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता जुड़ी हुई है नदी घाटी परियोजनाओं से। दूसरा, सामाजिक असंतोष, सामाजिक असंतोष एवं गरीबी में वृद्धि, ये भी एक चिंता जो है वो मन नदी घाटी परियोजना से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। सामाजिक असंतोष, अब क्या होगा कि लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि वो जैसे सरदार सरोवर परियोजना, वो इतना बड़ा परियोजना है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, कि उससे लाखों लोग बेघर हुए। फिर उनके पुनर्वास की समस्या तो हुई, साथ ही साथ पहले जिन खेतों में किसान खेती करते थे, संपन्नता से रहते, वो खेत भी तो अब डूब गए। तो उनकी खेती की भूमि डूब गई, आय का जो जरिया था वो छिन गया, तो इसे सामाजिक असंतोष बढ़ा और फिर गरीबी में वृद्धि हुई। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत ये भी जुड़ा हुआ है कि जहां विस्थापन और पुनर्वास होगा, तो विस्थापन सिर्फ घर के डूबने के कारण नहीं, तो खेत का भूमि भी डूब जाएगा, पूरे गांव का गांव, तो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी, तो फिर समाज में असंतोष फैलता है। ये एक जो है वो चिंता जुड़ी हुई है। फिर अगली चिंता आ जाती है पर्यावरणीय असंतुलन की, पर्यावरणीय असंतुलन। अब ये भी इसी से इंटर रिलेटेड है। कोई भी प्रभाव जो है एकाकी नहीं, आइसोलेटेड नहीं है कि इसका इससे कोई मतलब नहीं, सब आपस में इंटर रिलेटेड। ये जहाँ शुरू हुआ कि सब उससे जुड़ा हुआ है। तो जब जलमग्न होगा गांव के गांव, तो फिर वनस्पति भी बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि अगर कोई सघन वन वाला क्षेत्र है वो भी जल प्रभावित हो जाएगा, तो फिर पेड़ पौधे सूख जाएंगे और फिर जीव जंतुओं बेघर हो जाएंगे, यानी उस संपूर्ण इलाके की जैव विविधता प्रभावित हो जाएगी। तो वनस्पति कुप्रभावित होगा, जीव जंतु कुप्रभावित होंगे, तो फिर उस स्थानीय क्षेत्र की जो पारिस्थितिक तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम, वो असंतुलित हो जाएगा। ये इससे एक जुड़ी हुई चिंता है। इसके अलावा भूकंपीय जोखिम, भूकंपीय जोखिम माना जाता है कि देखिए भूकंप आप जानते हैं कि वो प्राकृतिक कारणों से भी होता है और मानव जनित कारणों से भी होता है। तो प्राकृतिक कारण तो प्लेटों का संचलन है, कहीं प्लेटें टकरा रही हैं, कहीं प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, टूट रही हैं, कहीं टकरा रही हैं, कहीं आपस में घर्षण कर रही हैं, या भूगर्भ के अंदर, भूपर पट्टी के अंदर गैसों का फैलाव हो, ये सब तो प्राकृतिक कारण है। कहीं उल्का पिंड गिर जाए तो आसपास के क्षेत्र में कंपन आ जाए। लेकिन जो मानव निर्मित कारण है, जैसे माइनिंग है, खनन है, मिसाइल्स का टेस्टिंग है, उसी प्रकार से बड़े बड़े जो हम लोग बांध बनाते हैं, खूब बड़े बड़े जो हम लोग बांध बनाकर इसमें जो पानी स्टोर करते हैं,
खूब बड़ा जलाशय होता है, तो इस जो जलाशय में हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं, इसका इतना ज़्यादा भार होता है कि धरती में कंपन प्रारंभ हो जाता है। तो इन जलाशय के जल जनित यानी जल के द्वारा, जल की मात्रा के कारण जो दबाव पड़ता है उससे भूकंपीय कंपन हो जाता है। तो उन इलाकों में भूकंपीय कंपन की आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो जाती है। जो प्राकृतिक है वो तो आना ही आना है, लेकिन मानव निर्मित ये कारण है। जैसे कि मैंने इस मैप में आपको एक उदाहरण में यहाँ दिखाया था, कोयना, जिसको शिवाजी सागर बांध बोलते हैं, कोयना नदी पर 1967 में यहाँ पर ये इस बांध के जल के दबाव के कारण भूकंप आ गया था। 6.6 रिक्टर स्केल पर उस भूकंपीय तरंगों की तीव्रता दर्ज की गई थी, और उस समय सैकड़ों लोग, लगभग 200 लोगों की जानें चली गई थीं इस मानव निर्मित भूकंप के कारण। तो ये भी एक चिंता जुड़ी होती है कि जो बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनसे भूकंप की जो संभावना है उसमें वृद्धि हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चिंता क्या हो जाती है, अंतर्राज्यीय विवाद की समस्या आ जाती है। अंतर्राज्यीय विवाद बढ़ते, ये जो है, अब एक जलाशय बना तो फिर नदी का पानी उसमें भरना और फिर उसके जल को इस्तेमाल करने को लेकर संबंधित राज्यों के बीच तनाव बढ़ जाते हैं। राज्यों के बीच आपसी वैमनस्यता बढ़ जाती है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को देखना नापसंद कर देते हैं, इसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये भी एक चिंता का इससे जुड़ा हुआ कारण है। और फिर आर्थिक लागत और वित्तीय बोझ, आर्थिक लागत एवं वित्तीय बोझ, क्योंकि जो बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उसमें करोड़ों या आप कहें अरबों रुपए लगते हैं, काफ़ी पैसा लगता है। और अगर इस परियोजना के निर्माण में देरी हो जाए तो वो जो आर्थिक लागत है वो और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता पे ही तो टैक्स बढ़ेगा या कीमतें बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं से वो तो कंज्यूमर को ही, एक आम आदमी को ही पे करना होता है। तो एक मैसिव, एक बड़ा बजट खर्च करना पड़ता है बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को बनाने में। इसके बाद एक और चिंता, जो प्रमुख चिंता जुड़ी हुई है, नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है उस पर असर पड़ता है। नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ता है। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जब हम बांध बनाते हैं तो जो नदी के बहने की जो गति है, जल के अपवाह, यानी अपवाह का मतलब जल का बहाव, तो जो जल के बहाव की जो गति है उसको हम नियंत्रित करते हैं। तो प्रकृति में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, हमको लगता है कि हम जीत गए प्रकृति से और अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसके लाभ दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से वो हानि ही पहुंचाता है। इसीलिए तो आजकल सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को दिमाग में रखकर ही हर काम किया जाता है, ताकि उसका कोई दुष्परिणाम ना हो और वो परियोजना दीर्घजीवी हो। तो कहने का मतलब है कि जब हम नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, उसकी गति को धीमा करते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर हम ऊपरी इलाकों में बांध बनाते हैं तो निचले इलाके में जो है वो जल की कमी हो जाएगी, तो निचले इलाके में सिंचाई के लिए पानी कम हो जाएगा, पेयजल का दिक्कत हो जाएगा, तो उससे फिर असंतोष बढ़ेगा। और दूसरा असंतोष क्या बढ़ेगा इसके कारण कि जब नदी के बहाव की गति धीमी होती है ना, तो नदी की जो तली होती है, जो ये कोर्स है, इसमें नदी बह रही है, तो जो नदी की जो तली है, जो गहराई है इसकी नदी की, इसमें गाद जमा होने लगता है। गाद, जिसको कि हम लोग सिल्ट भी बोलते हैं ना, कीचड़, मिट्टी, अन्य प्रदूषक। गति तेज होती है तो वो बहकर सागर में जाती है, लेकिन गति ब्रेक करेंगे तो जो भारी तत्व है वो नीचे तली में बैठने लगते हैं। तो फिर नदी की तली में जो है वो गाद जमा हो जाता है, गहराई में गाद जमा हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर इस कारण जब मॉनसून में अतिरिक्त पानी आता है
तो नदी की गहराई तो पहले ही कीचड़ और अवांछित तत्वों से भरी हुई है, नदी की तली, और जो अतिरिक्त पानी आया अब वो नदी अपनी मुख्य धारा में उस अतिरिक्त पानी को समाहित नहीं कर पाती, इसके कारण वो फैल जाता है और बाढ़ के रूप में हम देखते हैं। यानी नदी में जो बाढ़ें आती हैं, एक तो प्राकृतिक कारण है और ये मानव जनित कारण है कि नदी की तली में सिल्ट या गाद जमा हो रहे हैं, बांधों को बनाने के कारण नदी के प्राकृतिक बहाव की गति को हम नियंत्रित कर रहे हैं। और बिहार में जो गंगा नदी में बाढ़ आती है उसका एक प्रमुख कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का में जो बैराज बनाया गया है, उस बैराज के कारण गंगा नदी की जो बहने की गति है वो कम हुई है, इसलिए उसकी तली में गाद बैठे हैं। और मानसून के समय में जो बिहार में अधिक वर्षा होती है वो गंगा अपनी मुख्य धारा में उस अतिरिक्त जल को नहीं समा पाती है और फिर गंगा के दोनों तटों की तरफ पानी फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे गंगा नदी में ना, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे ये गंगा नदी है और यहाँ पे एक बैराज बना दिया गया है, यानी जलाशय, बैराज को बांध बोलते हैं यहाँ पे। इसका नाम है फरक्का बैराज या फरक्का बांध। अब इसके कारण गंगा नदी इधर पानी उसकी नियंत्रित करते इसकी गति को, तो क्या हुआ कि इधर जो गंगा बह रही है बिहार में, इसकी तली में गाद इतना भर गया कि जब मानसून के समय अतिरिक्त पानी आया तो इस इलाके में वो पानी फैल गया। इसीलिए गंगा में बाढ़ आती है। प्राकृतिक रूप से भी बाढ़ आती है, लेकिन मानव जनित कारण से बाढ़ हर साल आ रही है गंगा में। उसका कई कारण उत्तरदायी हैं, उसमें एक कारण फरक्का बैराज भी है। तो ये भी चिंता जुड़ी हुई है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, ये भी एक प्रमुख चिंता जुड़ी हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं नदी घाटी परियोजनाओं से। अब स्वास्थ्य संबंधी कौन सी चिंताएं हैं? तो जहां जल स्थिर होता है ना, वहाँ मलेरिया और डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छर जन्म लेते हैं, उनका नेचुरल ग्रोथ होता है। इसीलिए जहाँ बड़े बड़े जलाशय बांध होते हैं उस आसपास के इलाकों में डेंगू और मलेरिया जैसे महामारी की घटना अधिक देखी जाती है। तो ये भी एक चिंता इससे एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। इसके अलावा इसमें आपको एक और चिंता है, वो है सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। अब क्या है सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव? सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, तो सबसे पहली चिंता ही हम लोगों ने लिखा है विस्थापन एवं पुनर्वास। तो वो जो लाखों लाख लोगों का विस्थापन होता है ना, उसमें हमारे आदिम जनजातीय भाई बंधु भी होते हैं, जिससे हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक एकता है वो भंग होती है, टूटती है। और ये जो गांव के गांव जलमग्न होते हैं ना, उसमें कई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के जलमग्न होने की संभावना होती है। जब सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो सैकड़ों की संख्या में जो आस्था के केंद्र थे, मंदिर थे, वो जलमग्न हो गए, डूब गए। इससे भी तनाव बढ़ता है। तो ये इतनी सारी चिंताएं जुड़ी हुई हैं एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, और क्या क्या लाभ हैं इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर सिर्फ सवाल यही हो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ और उनसे जुड़ी चिंताओं का वर्णन करें, तो ये तो मैंने दोनों पक्ष दिखाया, तो फिर आपका निष्कर्ष भी होना चाहिए। तो फिर निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे ना कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक लाभ हैं तो इनसे जुड़ी हुई चिंताएं भी कम नहीं हैं। इसीलिए ऐसी परियोजनाओं के निर्माण से पहले इन परियोजनाओं से जो जुड़ी हुई चिंताएं हैं उनको पहले एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, उनके समाधान का पूरा फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए और तब ऐसी परियोजनाओं में हाथ डालना चाहिए। यही हमारे हित में है। तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। फिर मैंने एक और आयाम आपको यहाँ पर बताया, इस आयाम को भी देख लेते हैं। ये एक आयाम है कि हमने हाल के वर्षों में देखा है कि जब भी कोई बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण होता है तो उसके विरुद्ध आंदोलन खूब होते हैं, खूब आंदोलन होते हैं। तो सवाल ये है कि आंदोलन होते क्यों हैं? कुछ तो कारण होगा। तो वो हम देखेंगे कि आखिर इन
प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं उसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारण कौन है, और क्या ये आंदोलन जायज है, प्रासंगिक है आज के संदर्भ में जहां विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग अब इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने लाभ देखा कि अनेक लाभ होता है, लेकिन फिर आप देखिए कि जो विस्थापन एवं पुनर्वास होता है, हमने देखा है, ये इतिहास गवाह है कि जब जब एक बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनी है या बनाई जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं, लेकिन उनके पुनर्वास पर गंभीरता पूर्वक काम नहीं होता है, जमीनी काम नहीं होता, लोग बेघर हो जाते हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन देखे जाते हैं और होते हैं। फिर पर्यावरणीय क्षति, मैसिव, बहुत बड़े लार्ज एरिया में ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो वनों की कटाई होगी, वनों की कटाई होगी, जैव विविधता का ह्रास होगा, जीव जंतुओं का निवास छिनेगा, उस संपूर्ण क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, नदी की तली में गाद की समस्या, बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, कृत्रिम रूप से भूकंप की परिस्थिति बन जाती है। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, इन बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। फिर स्थानीय सहभागिता जो है, जो क्षेत्र, जिस इलाके में बांध बनता है उस इलाके के लोगों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित नहीं की जाती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी बहुउद्देशीय, बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जितनी भी, वो सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं ना जिस अप्रोच पे बनती हैं उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये सारी बहुउद्देशीय परियोजना ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच इसको बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे थोपी जाती है, क्रियान्वित की जाती है, तो जन सहभागिता इसमें सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो एक तो लोग बेघर हो रहे हैं, ऊपर से उनका कोई जन सहभागिता नहीं है, उनके आर्थिक स्थिति पे कोई भाई कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनको काम मिलेगा, लेकिन ऊपर से थोपा जाता है तो सब कुछ बाहर से कह सकते हैं कि उसको आउटसोर्स कर लिया जाता है। ये भी देखा गया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में, इसलिए भी इनके खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। और फिर आर्थिक असमानता में वृद्धि, ये आंदोलन का एक अन्य कारण है। आर्थिक असमानता में वृद्धि का क्या मतलब? तो ये देखा गया है कि जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनती है ना, उसका सबसे ज्यादा लाभ प्रायः शहरों में रहने वाली आबादी को मिलता है। उनको पीने का पानी मिलता है, शहरों में जो उद्योग कल कारखाने उनको पानी मिलता है, जो बिजली जो जनरेशन होता है, विद्युत जनरेशन जो होता है, विद्युत की का जो हम लोग जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसकी भी आपूर्ति ज़्यादा शहरों में हो जाती है। तो फिर संसाधन इस्तेमाल हुआ गांव का और ज़्यादा लाभान्वित हुए शहरी जनसंख्या, इससे असंतोष भी बढ़ता है और जो खुशहाल हैं वो और अधिक खुशहाल हो गए, और जो वंचित थे उनकी जो है बदहाली और बढ़ जाती है। इसलिए भी आंदोलन होते रहे हैं। अब जैसे कुछ आंदोलन का उदाहरण, नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ा फेमस आंदोलन है। अब ये नर्मदा नदी पर, यहाँ आप देखिए पहले वाले इमेज में, यहाँ नर्मदा नदी पर, इसको साफ कर दे थोड़ा आपको दिखाएं कि देखिए नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक के पठार पर और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में वो गिर जाती है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी पे तो कई बांध बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, और लेकिन जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना का सपना भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि ये जब परियोजना बनेगी तो इससे महाराष्ट्र का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जो गुजरात का सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इवन मध्य प्रदेश का जो शुष्क क्षेत्र है और राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है, इन 4 राज्यों के बड़े क्षेत्र में जल आपूर्ति भी हो पाएगी, सिंचाई के लिए बिजली की भी आपूर्ति हो पाएगी। ये सपना देखा था हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया ने। लेकिन जब ये परियोजना शुरू हुई तो इसका बहुत लंबे समय तक विरोध होता रहा मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। कारण क्या था? मुख्य कारण वही था, विस्थापन तो हो गया लेकिन पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लाखों लोग बेघर हो चुके थे, पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताएं थी, लेकिन फिर उन समस्याओं को एड्रेस किया गया, उनसे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट
को मध्यस्थता में आना पड़ा और तब उन समस्याओं को एड्रेस किया गया और तब जाके इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इस परियोजना से होने वाला लाभ बहुत ज्यादा भी था। इसीलिए जो चिंताएं थी उनको दूर की गई, तब ये परियोजनाएं आगे बढ़ी। दूसरा अगर हम बात करें तो टिहरी बांध। अब यहां पर उत्तराखंड में गंगा नदी पर टिहरी परियोजना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। इसका कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि इस बांध के कारण जो हिमालय का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब हो रहा था। और आज भी ऐसा नहीं है। इसीलिए देखिए, इस परियोजना को चट्टान पर बनाया गया है ताकि जल का दबाव जो है वहां कम पड़े। ऐसे इलाके में नहीं बनाया गया है कि कंपन इतना, ऐसे ही फ्रेजाइल है, ऐसे ही कमजोर है हिमालय। इसलिए टिहरी जलाशय का विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और बहुत बड़ा ऊंचाई पर बनाया गया है ये बांध। फिर भी ये बड़ा ही डेंजरस है, संवेदनशील है ये बांध, इसलिए इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। और उस तरह से फिर दामोदर नदी परियोजना बन रही थी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन चला। आपको मैंने उदाहरण दिखाया, महाराष्ट्र में कोयना नदी पे शिवाजी सागर बांध, भूकंप आया था इसी बांध के जल के दबाव के कारण 1967 में, उसके विरुद्ध भी आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से जो ये आंदोलन होते रहे हैं, अब कारण तो आपने जाना और सारे वाजिब कारण है। तो सवाल पूछा जा चुका है कि क्या इन आंदोलनों की कोई प्रासंगिकता है, क्या रेलिवेंट है ये आंदोलन? तो देखिए, ये आंदोलन वाकई बहुत ज्यादा प्रासंगिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन आंदोलनों के कारण ही यह संभव हुआ कि सरकार जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया, दुनिया में भी 1970 के दशक में ही आया, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। तो पहले हमारे यहाँ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनती थी ना, तो एक तरफा लाभ सोच के बनती थी, लेकिन जब इतने ज़्यादा आंदोलन होने लगे तब सरकार को सतत विकास, यानी ऐसा विकास जो चिरस्थायी हो, सतत हो, तो फिर कैसे होगा जब तक कि हम इनसे जुड़ी हुई चिंताएं हैं उनको दूर ना कर लें, प्रकृति पर नुकसान कम हो, आम जनों को नुकसान कम से कम हो, उनकी भरपाई की जाए। तो इन आंदोलनों का ही प्रभाव है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर सरकार को सोचने के लिए विवश होना पड़ा। ये प्रासंगिकता है इन आंदोलनों की। इसके अलावा नीति निर्माण पर भी प्रभाव पड़ा। पहले जब ये सब परियोजनाएं बनती थी ना, तो कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ कि जो पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यानी हम जो नदी घाटी परियोजना बनाए जा रहे हैं, क्या उसका कोई पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका पहले ही आकलन कीजिए और उसके समाधान का पहले ही ब्यौरा तैयार होना चाहिए कि हम कैसे काम करेंगे कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव ना हो या कम से कम हो। इन आंदोलनों के कारण ही सरकार के नीति निर्माण में ये शामिल किया गया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तब हुआ जब ये आंदोलन खूब होने लगे और फिर इन आंदोलनों से जनता ने अपने अधिकार को समझा, पर्यावरण के महत्व को समझा और इसीलिए ये धारणा अब बलवती होती गई कि जो बड़ी बांध, जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, बड़ी नदी घाटी परियोजना जहां बहुत बड़े बड़े जलाशय बनते हैं, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये धारणा बलवती हुई कि इनसे जुड़ी हुई चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए सरकार को बाध्य होना पड़ा कि बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं से ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ज़्यादा प्रभावी, कम नुकसानदेह छोटी जल विद्युत परियोजनाएं। और ये धारणा बलवती हुई कि जहाँ पे भी बड़े बांध बनाए जाएं, वहाँ बड़े पैमाने पर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन न किया जाए, वहाँ पन बिजली, लघु पन बिजली यानी कम स्तर पर। अब कहने का मतलब किसको बोलते हैं बड़ी जल विद्युत परियोजना और किसको बोलते हैं छोटी जल विद्युत परियोजना? तो देखिए, जिस भी जल विद्युत परियोजना से 25 मेगावाट या इससे अधिक, जिस किसी भी जल विद्युत परियोजना से 25 मेगावाट या इससे अधिक
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको हम कहते हैं बड़ी जल विद्युत परियोजना। और जिस जल विद्युत परियोजना से 25 मेगावाट से कम जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम कहते हैं छोटी जल विद्युत परियोजना। इससे बहुत बड़े एरिया को एक्वायर नहीं करना पड़ता, बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं होता, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार बिजली का भी उत्पादन हो जाता है, इसका खर्च भी कम होता है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह हानिकारक कम से कम होता है। ये धारणा बलवती हुई इन आंदोलनों के कारण ही। इसीलिए इन आंदोलनों की प्रासंगिकता तो है, लेकिन अगर इस प्रासंगिकता में एक पूंछ जोड़ दिया जाए कि इन आंदोलनों की का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, और ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो फिर आप क्या बताएंगे? इनका क्रिटिसाइज आप कैसे करेंगे? तो इनका क्रिटिसाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ आंदोलनों में रुख एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो जाता, अतिवादी रुख को अपनाना। अब ये जो कुछ आंदोलनों में अतिवादी रुख अपनाया जाता है, जिससे संवाद की सारी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो आंदोलन ठीक हो लेकिन संवाद की गुंजाइश हो। ऐसा आंदोलन जिसमें संवाद की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए तो इसे आंदोलन करने वालों का भी हित नहीं है, और जिनके हित के लिए वो परियोजना बन रहा है उनका भी अहित होता है, और पूरे राष्ट्र के संसाधन का अहित होता है। इसलिए आंदोलन करें, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें बातचीत की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए। ये इसका कुछ ऐसे आंदोलनों की सीमा है। इसके अलावा मैंने कहा कि नदी घाटी परियोजनाओं से सबसे बड़ा लाभ जो सिंचाई के लिए पेयजल की उपलब्धता है, या सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है, पीने के पानी के लिए जो पेयजल की उपलब्धता है, बाढ़ नियंत्रण है, सूखा का नियंत्रण है, तो ये तो बड़े व्यवहारिक लाभ हैं। इन लाभों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर बार आंदोलन सही हो ये भी सही नहीं है, और जहां पर विकास ज्यादा प्रभावी हो वहां आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास का अविकास करना किसी के हित में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी नदी घाटी परियोजनाएं समान रूप से हानिकारक है। उसके हानिकारक होने की मात्रा को ध्यान में रखकर आंदोलन करना चाहिए। उस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारे देश में अक्सर देखा जाता है। राज्यों के द्वारा राजनीतिकरण किया जाता है, उसका राजनीतिक फायदा उठाकर और फिर पुनः मुसीको भवा हो जाया जाता है। इसीलिए आंदोलन उचित है, लेकिन वो आंदोलन तब हो जब मिलने वाले लाभों की तुलना में नुकसान अधिक हो। तो ये अलग अलग आयाम से मैंने समझाया। अब एक और आयाम इसमें जुड़ जाता है, वो आयाम ये है कि बिहार में या बिहार के विकास में इन नदी घाटी परियोजनाओं का क्या महत्व है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, ये सवाल अर्लियर बीपीएससी ने पूछा हुआ है और ये आखिरी आयाम है। तो अब जरा बिहार पे कंसंट्रेट करते हैं कि बिहार के लिए जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बिहार के विकास में अपना योगदान कैसे दे रही हैं। तो सबसे पहले ही मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था तो बता दिया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लाभ कौन कौन से हैं। 1 दर्जन लाभ लगभग मैंने आपको बता दिया। अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो बिहार कैसा राज्य है, ये इस चीज पर ध्यान दीजिए। मैप है, तो अगर मैं एक मैप ड्रॉ करके आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये हमारा एक बिहार का मैप है, और अगर इसको हम लोग इस तरह से जोड़ देना तो ये झारखंड का, ये झारखंड भी बन जाता है। ये हो गया झारखंड। तो ये पूरा बिहार है। पहले का उत्तर बिहार था, दक्षिण बिहार था, लेकिन अब ये बिहार है और ये झारखंड है। तो अब यहाँ जरा इस पर ध्यान दीजिए बिहार के नक्शे पर कि बिहार एक कैसा राज्य। तो बिहार राज्य के विकास में नदी घाटी परियोजनाओं की क्या भूमिका है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार राज्य पर दृष्टिपात करना होगा। तो अब जो ये ऊपरी हिस्सा, ये जो संपूर्ण बिहार है बंटवारे के बाद, तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग बीच में गंगा नदी को भी हम लोग अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये गंगा नदी इस तरीके से गंगा निकल जाती, तो गंगा के उत्तर उत्तर बिहार और गंगा के दक्षिण दक्षिण बिहार का मैदान बोला जाता है। तो हम पाते हैं कि उत्तर बिहार
में 15 जिले ऐसे हैं जहां प्रायः हर साल बाढ़ आती है, तो दक्षिण बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां प्रायः हर साल सूखा पड़ता है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कुछ जिले बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं, तो कुछ जिले सूखे से प्रभावित होते हैं। और बिहार एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड आप कहते हैं, वो कृषि है। इसीलिए यहाँ सालों भर हर फसल ऋतु में खेती होना अनिवार्य है और इसके लिए सिंचाई ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं काफ़ी प्रासंगिक हैं। बिना सिंचाई की सुविधा बहाल किए हम सालों भर हर फसल ऋतु में खेती नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो फिर दूसरा पक्ष ये हो जाता है कि बिहार एक बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है और जहाँ तक जनसंख्या घनत्व की बात है तो पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह की बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाएंगे जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा और गांव के गांव जलमग्न हो जाएंगे, उपजाऊ कृषि भूमि डूब जाएगी, वो भी सही नहीं है। इसीलिए बिहार राज्य में ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया जिन पर जो विद्युत का उत्पादन होता है वो सब बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं है, वो सब लघु पन बिजली छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से न तो विस्थापन की समस्या होती है, न तो गांव-गांव के डूबने की समस्या होती है, न तो खेती भूमि को बहुत नुकसान होता है, और स्थानीय स्तर पर जो बिजली की ज़रूरत होती है वो भी पूरा हो जाता है। इसमें लागत भी कम होता है। इसीलिए बिहार में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हैं वहाँ जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो सब स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं। तो अब क्या है कि बिहार की तो पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो तो यहाँ पर बनी हुई थी, इस नदी पर बनी हुई थी। इस नदी का नाम है दामोदर। तो दक्षिण बिहार, आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत का जो सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनी थी। लेकिन जब सवाल ये हो कि बिहार के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाओं का मूल्यांकन या बताइए, तो हम संक्षिप्त में, आज भले ही दामोदर घाटी नदी परियोजना वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, लेकिन जब बनी थी 1948 में, 1948 से लेकर सन 2000 में विभाजन होने के पहले तक तो ये बिहार और बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। तो कम शब्दों में बता सकते हैं पहली परियोजना के बारे में, दामोदर घाटी नदी परियोजना, कि दामोदर एवं इसकी सहायक नदियों पर देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। और इसका उद्देश्य था दक्षिण बिहार, क्योंकि ये जो आज झारखंड दिख रहा है ये तत्कालीन दक्षिण बिहार है, इसका उद्देश्य था दक्षिण बिहार में सूखे के प्रभाव को कम करना, औद्योगिक कल कारखाने जो भारी एवं आधारभूत उद्योग हैं इस इलाके में उनको जलापूर्ति करना, उनको विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के प्रभाव को कम करना। क्योंकि कभी पश्चिम बंगाल को कभी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन इस दामोदर घाटी परियोजना ने इसको शोक से वरदान में तब्दील कर दिया। तो ये 2 लाइन हम लोग दामोदर घाटी परियोजना के बारे में भी लिख देंगे, और तत्कालीन बिहार और पश्चिम बंगाल की थी, वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग दिखाएंगे सोन नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सोन नदी आकर मनेर में ये गंगा में मिल जाती है, ये सोन नदी। अब बताएंगे कि, अब देखिए ऐसा है ना कि जब हम लोग बिहार स्पेशल करते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास, इसमें डीप नहीं जाएंगे, ब्रीफ करके बताएंगे। सोन नदी घाटी परियोजना हम बताएंगे इसका उद्देश्य क्या था। तो हम बताएंगे इसका उद्देश्य था दक्षिण बिहार में सूखे के प्रभाव को कम करना, सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, फिर हम यहाँ बताएंगे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना और रोजगार सृजन करना। ये हम यहाँ इसका उद्देश्य बता देंगे और बताएंगे कि इस परियोजना के तहत रोहतास जिले में एक स्थान है डेहरी ऑन सोन, एक जगह भी है। तो रोहतास जिले में डेहरी के निकट एक नहर निकाली गई जिसको पश्चिमी सोन नहर बोलते हैं, और इस पश्चिमी सोन नहर से रोहतास
कैमूर, बक्सर और भोजपुर जिले के लाखों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती है। और यहाँ पर एक जल विद्युत उत्पादन केंद्र की भी स्थापना की गई है, जिसकी क्षमता है 6.6 मेगावाट। और औरंगाबाद जिला में एक स्थान है बारून। उस बारून नामक स्थान से पूर्वी सोन नहर निकाली गई है, जिससे कि औरंगाबाद, गया जी, जहानाबाद, अलवर और पटना जिले में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई होती है। और बाद में 1968 में रोहतास जिले में ही एक और जलाशय बनाया गया, जिसका नाम है इंद्रपुरी जलाशय, और इससे सिंचाई की भूमि में और अधिक वृद्धि हुई है। अब आप देखिए इसका महत्व। रोहतास जो है वो सबसे, जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम बिहार में आएंगे ना, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। रोहतास उस इलाके में है जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, फिर भी रोहतास को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादकता और धान की उत्पादकता रोहतास जिले में है, जबकि वर्षा कम होती है। तो कैसे? जैसे प्रथम चरण की हरित क्रांति, पंजाब हरियाणा में वर्षा कम होती है लेकिन नहरी सिंचाई के दम पर वहाँ हरित क्रांति हुई, उसी तरह रोहतास जिले में जो कृषि की संपन्नता है इसी सोन घाटी परियोजना के कारण है। तो ये हम लोगों ने दिखा दिया सोन घाटी परियोजना। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे गंडक नदी परियोजना को। तो यहाँ से गंडक नदी आकर सारण जिले में गंगा से मिलती है, और इसकी एक धारा वैशाली जिले में हाजीपुर में कोनहरा घाट में मिलती है। तो ये जो गंडक नदी है ये भारत और नेपाल, कह सकते हैं भारत और नेपाल, या आप कह सकते हैं बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार से करार किया था। और यहाँ पर पश्चिम चंपारण जिले में एक स्थान है वाल्मीकि नगर, वहाँ पर एक बैराज बनाया गया, जलाशय बनाया गया, और फिर इससे नहरें निकाली गई। तो फिर इस परियोजना का क्या बेसिक उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह इस परियोजना का उद्देश्य था। तो इससे पूर्वी गंडक नहर, जिसको कि तिरहुत नहर भी बोलते हैं, इस तिरहुत नहर के माध्यम से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले में सिंचाई होती है लाखों हेक्टेयर भूमि में। तो फिर इससे एक पश्चिमी गंडक नहर भी निकाला गया, जिसको कि त्रिवेणी नहर या सारण नहर भी बोलते हैं। और इस नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित बिहार के गोपालगंज, सीवान और छपरा, जिसको हम लोग सारण बोलते हैं, उस जिले में सिंचाई होती है और 15 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये बात और है कि उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हमने पूरा नेपाल देश को दे दिया है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है। फिर एक है कोसी नदी परियोजना। तो यहाँ पर ये जो कोसी नदी है ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और इसमें नेपाल के एक जिला है हनुमान नगर, यहाँ पे कोसी बैराज या हनुमान नगर जलाशय बनाया गया है। अब इसका क्या उद्देश्य था? कोसी तो बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसको बिहार का सौरोशोक कहा जाता है। तो प्रथम उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण, उसकी तीव्रता पर नियंत्रण, फिर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, फिर सिंचाई हेतु पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो ये उद्देश्य था। तो फिर कोसी नहर से जो पूर्वी कोसी नहर निकाली गई, इसके माध्यम से सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और पूर्णिया जिले में सिंचाई की जाती है। और फिर इसी से एक पश्चिमी कोसी नहर निकाला गया। इस पश्चिमी कोसी नहर से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले तक इससे सिंचाई होती है। 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि की सिंचाई अकेले पश्चिमी कोसी नहर से होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, और यहाँ पर जो जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो 20 मेगावाट है, जो कि लघु जल विद्युत परियोजना है, 25 मेगावाट से कम। इसीलिए बिहार के उच्च जनसंख्या घनत्व, घनी आबादी को ध्यान में रखकर ही यहाँ की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो भाखड़ा नांगल या हीराकुंड या नागार्जुन सागर बांध की तरह विशालकाय नहीं है, जिसे बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ बिहार की परिस्थिति को देखते हुए इन परियोजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम कम है तुलनात्मक रूप से। और निश्चय ही इन परियोजनाओं ने बिहार की कृषि और बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी और निभाती चली आ रही हैं।
तो ये है बिहार के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का महत्व या राज्य के विकास में इनकी भूमिका। तो इस तरह से मैंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर जितने भी आयाम है, चाहे लाभ या जुड़ी चिंताएं या आंदोलन या आंदोलनों की प्रासंगिकता या फिर बिहार राज्य के विकास में इन आंदोलनों की इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की भूमिका, इन सब पर मैंने विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अब एक दो छोटे टॉपिक अपोहातन से जुड़े हैं। अगला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हमारा जलवायु होगा, जिसमें हम लोग मॉनसून से और जितने भी जिस तरह के भी सवाल आए हैं इस तरीके से हम लोग मॉनसून को और जलवायु से जुड़े टॉपिक्स को करेंगे कि मेंस एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत हो ही ना। तो अगला क्लास मोस्ट प्रोबेबली मेरा जलवायु पे होगा और एक दो टॉपिक जो अपोहातन से छोटे छोटे बच गए हैं उसको डिस्कस करके फिर जलवायु मॉनसून पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।